हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेस्ट सीरीज़। आज हम करेंगे आर के नारायण जी की द गाइड हिंदी में। इसकी जो स्टोरी है वो हिंदी में कंप्लीट करेंगे। ओके, ध्यान से देखें। द गाइड 1958, जो ये गाइड है, जो ये नॉवल है द गाइड आर के नारायण जी का, ये 1958 में लिखा गया था। को सन 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसको 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। ओके, उपन्यास में राजू, जो कि एक भूतपूर्व टूरिस्ट गाइड है, को 2 वर्ष की कैद के पश्चात आज़ाद कर दिया गया है। वह नदी के पास एक प्राचीन मंदिर में आश्रय लेता है। ये जो कहानी है ये राजू की है। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो राजू है। ओके, आगे देखें। राजू चिंतनशील मूड में बैठा हुआ है जब वेलन नामक ग्रामीण उसे एक पवित्र साधु समझ लेता है। वेलन मंगला नामक गांव में रहता है। वेलन कहाँ पे रहता है? मंगला नामक गांव में, जो नदी के दूसरी तरफ स्थित है। वेलन अपने परिवार के बारे में राजू को बताता है। वास्तव में वेलन को प्रत्येक चीज विस्तृत रूप से बताने की आवश्यकता नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि राजू वेलन की समस्या का कुछ विस्तृत विवरण सामान्य समझ से देता है। इस अंदाज से वेलन बहुत प्रभावित होता है। उसे पक्का विश्वास हो जाता है कि अजनबी एक संत है। जो वेलन है राजू को एक संत समझ लेता है जिसके पास आध्यात्मिक शक्तियां हैं। समस्या वेलन की सौतेली बहन से संबंधित है, जो अपने विवाह के दिन घर से भाग गई थी। राजू वेलन से कहता है कि वह उसकी बहन को उसके पास लेकर आए। अगले दिन लड़की को उसके पास लाया जाता है। वह राजू के पैर छूती है। इसके पश्चात वेलन राजू को सूचना देता है कि लड़की ने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया है तथा वह विवाह करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। लड़की सभी को यही बताती है कि साधु को देखने मात्र से ही उसमें परिवर्तन आ गया। इससे पवित्र साधु के रूप में राजू की प्रसिद्धि स्थापित हो गई। हमें पता लगता है कि वेलन उसका पक्का शिष्य बन जाता है तथा आगे चलकर उसका निरंतर साथी बन जाता है। ओके, आगे देखें। अतीत की यादें राजू के मस्तिष्क में घूमती रहती हैं। राजू के ग्रामीणों से बात करते वक्त भी। ओके, वे जो 2 साल जो उसने जेल में काटे हैं उसकी मतलब कि उससे पहले क्या हुआ था, वो सब बातें राजू के मस्तिष्क में घूमती रहती हैं। राजू को याद आता है कि उसके पिता की एक छोटी दुकान थी जहां वह रोजाना कुछ समय तक उसकी सहायता किया करता था। वह याद करता है कि कैसे उसके पिताजी उसे वर्णमाला तथा संख्या सिखाते थे तथा कैसे वह उसके सिर में दर्द कर देते थे। राजू अपने पिता के साथ बैलगाड़ी में मार्केट जाता था। उसके पिता की ग्राहकों के साथ बात करने में गहरी रुचि थी। वह उनके साथ चीज़ों पर चर्चा करता था। उसकी माँ उसे संतों तथा पवित्र व्यक्तियों की कहानी सुनाया करती थी। ऐसे समय पर राजू कल्पना करता है कि वह स्वयं एक संत था। उपन्यास हमें राजू के वर्तमान अनुभवों के बारे में बताता है। यह हमें अतीत के स्मरणों के बारे में भी बताता है। जो ये कहानी है इसमें जो पास्ट और प्रेजेंट दोनों का मिक्सचर दिखाया गया है। ओके, आगे देखें। मालगुड़ी में जहां राजू के पिता रहते थे में जल्द ही रेलवे स्टेशन बन गया। जब उस क्षेत्र में रेल की पटरी बिछा दी गई, राजू के पिता को प्लेटफॉर्म पर चलाने के लिए एक पक्की दुकान दे दी गई। यहाँ पर
इस दुकान में उसके पिता ने यात्रियों की रुचि की चीजें जमा कर रखी थी। दुकान अच्छी चल पड़ी। पिता अधिकतर नई दुकान पर बैठे रहते। राजू को गांव की दुकान की जिम्मेदारी सौंपी गई। उसने रेलवे स्टेशन पर स्थित दुकान पर विशेष ध्यान दिया। उसने किताबें भी रखना शुरू कर दी। इन सब के ने वहाँ के लड़कों तथा लड़कियों को काफी आकर्षित किया। विचित्र पुस्तकों में से देखते हुए राजू ने बहुत सारा मिश्रित ज्ञान एकत्रित किया। तब राजू रेलवे यात्रियों के संपर्क में आया। इस अनुभव ने उसे टूरिस्ट गाइड का करियर अपनाने के लिए विवश कर दिया। दुकानदार लड़के के हाथ में सौंप दी गई, जो कि एक दुकान लड़के के हाथ में सौंप दी गई, जो कि एक कुली का लड़का था। राजू गाइड के रूप में खासा लोकप्रिय हुआ। उसे रेलवे राजू के रूप में जाना जाने लगा। राजू ने अपनी माँ के भाई की लड़की मालती, राजू की मदर के ब्रदर की लड़की थी ये मालती, के साथ विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कुछ ही समय में उसे पर्यटकों का एक आकर्षक जोड़ा मिला। उनमें से एक का नाम था मार्को। यह नाम राजू के द्वारा दिया गया था क्योंकि यह राजू को मार्को पोलो की याद दिलाता था, जो कला इतिहासकार था तथा दूसरी रोजी थी, उसकी पत्नी तथा वह एक नृत्यांगना की पुत्री थी। इस स्त्री की राजा कोबरा से मिलने की बड़ी इच्छा थी। एक बार राजू उसे राजा कोबरा का नृत्य करने के लिए दिखाने के लिए ले गया। उसने यह पाया कि उसका शरीर, यहाँ पे रोजी का शरीर, ठीक है, कोबरा की गतिविधियों के साथ साथ लयात्मक रूप से हिलोरे ले रहा था। राजू को पता लगा कि वह एक अच्छी नर्तकी थी। इसके पश्चात उसने उसके नृत्य की प्रशंसा कर उसे प्रसन्न किया। राजू उस लड़की के प्रति आकर्षित हो गया। उसने पाया कि वह भी उसके द्वारा उसकी तरफ ध्यान देने का बुरा नहीं मानती थी। उसने अब स्वयं को महंगी पोशाकों में दिखाना आरंभ कर दिया। राजू ने अब अपने आप को महंगी पोशाकों में दिखाना शुरू कर दिया। मार्को का मम्पी की पहाड़ियों में तबादला हो गया। ये याद रखना है, मम्पी की पहाड़ियों में, ठीक है। वहाँ पर वह गुफा में दीवारों के चित्रों का अध्ययन करना चाहता था। रोजी को जंगल के एक बंगले में छोड़ दिया गया। राजू को जंगल के बंगले में रोजी के साथ समय व्यतीत करने के अनेक अवसर मिले। रोजी ने अपने भीतर का सारा इतिहास राजू को बताया। उसने उसे बताया कि उसका संबंध मंदिर की नृत्यांगनाओं से था। मार्को के वैवाहिक विज्ञापनों से शादी उसके साथ हो गई। उसके मार्को के साथ अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। मार्को के नृत्य के बारे में निम्न राय थी। इसी वजह से उसने रोजी को नृत्य करने की आज्ञा नहीं दी। एक बार मार्को ने राजू को नीचे प्लेन्स के होटल में भेज दिया। वहां से उसे एक निश्चित संदूक लाना था जिसमें कुछ कागज थे जिनकी मार्को को आवश्यकता थी। रोजी यह कहते हुए उसके साथ चली गई कि कुछ ऐसी चीजें थी जो उसे लानी थी। राजू उसे शहर के विशेष स्थान दिखाने के लिए साथ ले गया। वह उसको फिल्म भी दिखाने ले गया। रोजी ने एक बच्चे की तरह आनंद लिया। राजू उसके साथ उसके होटल के कमरे में गया। अब रात काफ़ी हो चुकी थी। किसी ने उन्हें नहीं देखा। जब अलग होने का समय आया तो राजू आवेशात्मक रूप से उसके कमरे में दाखिल हो गया तथा उसके साथ रात बिताई। अब रोजी ने स्वीकृति दे दी कि उसे राजू से प्यार हो गया।
यद्यपि उसे ग्लानि का एहसास था, इसी वजह से उसने मार्को की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया ताकि वह अपनी आत्मा को शांत कर सके। कहानी फिर से राजू के अतीत से वर्तमान में लौट आती है। राजू अब तक एक ऐसे संत के रूप में दृढ़ता से स्थापित हो जाता है जिसके पास अद्भुत शक्ति है। दूर दूर से लोग उसे देखने के लिए आए थे। उसने उपदेश देना शुरू कर दिया जिसमें उसके द्वारा व्यक्त सबसे सामान्य चीज़ों से प्रभावित लोगों ने इन्हें गहन सत्य माना। राजू ने गांव के बच्चों की शिक्षा का भी निरीक्षण करना शुरू कर दिया। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है जब तक कि यह क्षेत्र अकाल की पकड़ में नहीं आया। यह अकाल लोगों के लिए अनेक दुख लाता है तथा जिसका परिणाम फसल तथा पशुओं की हानि होती है। वहाँ पर भोजन की बड़ी कमी उत्पन्न होती है, कीमतें आसमान छूने लग जाती हैं। वहाँ पर ग्रामीणों के मध्य एक हिंसक विवाद हो जाता है जिसमें वेलन, एक दुकानदार तथा उसका हैंचमैन मीन्स नौकर होता है। यह समाचार राजू को दुखी कर देता है क्योंकि वह सोचता है कि लोग उसकी तरफ ध्यान देना छोड़ देंगे यदि वे आपस में लड़ते रहे तो। राजू वेलन के मूर्ख भाई के माध्यम से ग्रामीणों को संदेश भेजता है कि वह भोजन ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि उनमें समझौता नहीं होता। लड़का संदेश को यह कहकर विकृत कर देता है कि स्वामी भोजन नहीं करेंगे जब तक कि वर्षा नहीं होती। लोग आभार महसूस करते हैं कि उनके मध्य एक पवित्र व्यक्ति है जो उनके कल्याण के लिए अपना जीवन जोखिम में डालने को तैयार है। वे स्वामी की आध्यात्मिक शक्तियों में गहरी आस्था रखते हैं। उनको भरोसा है कि स्वामी के व्रत की अवधि के दौरान वर्षा आ जाएगी। राजू जो अभी इस घटना से अनजान है काफ़ी निराश होता है जब वेलन आकर उसे उसके व्रत के लिए धन्यवाद देता है। अब कोई विकल्प राजू के पास शेष नहीं रहता। राजू को लगता है कि उसे व्रत धारण कर लेना चाहिए। वह वेलन को यह समझाने का प्रयास करता है कि वह एक आम नागरिक है, उसके पास कोई अद्भुत शक्ति नहीं है, लेकिन ग्रामीण इसे उसकी विनम्रता के सबूत के रूप में लेते हैं। राजू के विचार एक बार फिर से अतीत की तरफ जाते हैं। वह याद करता है कि कैसे रोजी अपने पति मार्को की तरफ ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देती है, जैसे मानो वह अपनी अविश्वसनीयता की ग्लानि को दूर करना चाहती है। राजू ने जब अब अपनी दुकान तथा गाइड के रूप में अपने करियर की उपेक्षा करनी शुरू कर दी, यह वह फिजूल खर्ची करने वाला बन गया। गफर ने, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर था, उसने भी राजू को रोजी के साथ संबंध स्थापित करने के खिलाफ चेतावनी दी, लेकिन राजू ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जब मार्को अपनी पत्नी रोजी की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगा तो रोजी राजू के प्रति उदासीन हो गई। राजू ने इस तथ्य के द्वारा रोजी पर अपना प्रभाव जमाने का प्रयास किया कि वह नृत्य कला का प्रेमी था तथा अपना जीवन लगा देगा यह देखने के लिए कि उससे अपनी प्रतिमा दिखाने का पूरा मौका मिले। राजू तथा मार्को के बीच झगड़ा हो गया जब राजू ने भद्दे तरीके से रोजी को आधार मानते हुए उनके कुछ व्यक्तिगत मामले पर दखल दिया। इससे रोजी तथा मार्को के मध्य भी तकरार हो गई। यह इस वजह से होती है क्योंकि मार्को को उसके राजू के साथ संबंधों के बारे में पता लग जाता है। मार्को अब राजू से कह देता है कि उसे अब उसकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। रोजी भी अपनी इस गलती को स्वीकार कर लेती है कि उसने मार्को से कहा था कि उसे नृत्य की इजाज़त दी जाए। एक माह बीत गया। रोजी अब राजू के घर अपने सामान के साथ आती है। वह उसे बताती है कि कैसे वह और मार्को अलग हो गए। मार्को ने रोजी को सूचित कर दिया कि वह उसकी पत्नी नहीं है। राजू ने रोजी को सांत्वना दी। उसने उसे विश्वास दिलाया कि वह उसे एक उच्च कलाकार बना देगा।
कुछ दिनों में राजू की माँ को रोजी के वास्तविक ओहदे के बारे में पता लगा। उसने राजू से उसे भेज देने के लिए कहा, लेकिन राजू ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। राजू के जीवन के प्रेम प्रसंग चरम सीमा पर पहुंच गए। राजू की माँ ने उसे बिना बताए अपने भाई को बुला लिया ताकि वह राजू को मनाए कि वह रोजी को भेज दे, लेकिन राजू ने उसकी भी अवज्ञा कर दी। इसके परिणाम स्वरूप वह अपनी बहन को गांव ले गया। राजू तथा रोजी घर में अकेले रहने लगे। राजू की वित्तीय स्थिति भी खराब हो गई। वह लड़का जो दुकान चला रहा था लापरवाह तथा बेईमान हो गया। एक बार जब राजू ने उसे बुरी तरह से झिड़क दिया तो वह चिल्लाने लगा। रेलवे अधिकारी लड़के की तरफ हो गए तथा आखिरकार राजू को अपनी दुकान से हाथ धोना पड़ा। जिन साहूकारों से राजू ने पैसे उधार ले रखे थे वे उस पर दबाव डालने लगे। एकमात्र रास्ता जो अब यह बचा था कि राजू द्वारा रोजी के नृत्य कार्यक्रम किए जाएं जिससे कि कमाई हो सके। वह बड़ी शीघ्रता से इस सब की योजना बनाने में लग गया। उसने उसे नलिनी नाम अपनाने की सलाह दी क्योंकि रोजी नाम उसे काफी पुराना सा लगा। राजू के प्रयास सफल हुए। नलिनी एक सुंदर नृत्यांगना साबित हुई। उसके साथ साथ राजू को भी भारी ध्यान तथा महत्व मिला। राजू ने एक स्थानीय कॉलेज के समारोह में नलिनी के नृत्य का प्रबंध किया। यह रिसाइटल काफी प्रसिद्ध हुआ। यद्यपि रोजी तथा राजू के विचारों में मतभेद स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। राजू का लगाव पैसों से था, वहीं दूसरी तरफ रोजी अब नृत्य कला की शुद्ध वोटरी बन गई थी। वह हृदय से इसमें पूर्ण रूप से लिप्त थी। दोनों के बीच मामले संबंध के टूटने तक पहुंच गए। जब राजू ने रोजी से इस तथ्य को छिपाया कि उसे भारतीय संस्कृति के इतिहास पर मार्को की पुस्तक की कॉपी मिली थी, मार्को एक बार फिर रोजी के मस्तिष्क में घूमने लगा। उसके मन में यह विचार भी आया कि वह अपने नृत्य करियर को विराम दे दे तथा यदि मार्को चाहे तो वापस वह उसके पास रहने चली जाए। राजू ने एक और गलती कर दी कि उसने मार्को द्वारा भेजे गए एक दस्तावेज पर रोजी के जाली हस्ताक्षर कर दिए। इस दस्तावेज के माध्यम से बैंक से आभूषण बक्से की स्पुर्दगी लेनी थी। उसने इस बारे में रोजी को अंधकार में रखा। उसने बार बार पार्सल के बारे में पूछा। मार्को ने राजू के खिलाफ पुलिस को शिकायत कर दी थी। उसके ऊपर जालसाजी का आरोप लगाया गया था। राजू को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। रोजी ने कहा कि यह सब उसकी करने का फल था। इतना होते हुए भी रोजी ने पेशी के वक्त कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन राजू को बचाया नहीं जा सका। उसे 2 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। जो ये 2 साल पहले की बातें याद कर रहा है राजू, ये सब वही बातें हैं। ओके, तब उसको 2 साल की सजा हो गई थी। जब वह जेल में था तो उसे रोजी के बारे में समाचार मिलता है कि वह अपने करियर में तरक्की कर रही थी। उसकी माँ अभी भी गांव में रह रही थी। वह उन दोनों में से किसी एक के पास भी जाने के बारे में सोच नहीं सकता था। इस तरह से वह बढ़ता रहा जब तक कि वह एक वीरान मंदिर में नहीं पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात वेलन से हुई तथा उसके नए करियर की शुरुआत हुई, जो कि एक नकली स्वामी, एक आध्यात्मिक गाइड था। लेसन का नाम ही द गाइड है, तो कभी ये टूरिस्ट गाइड के रूप में काम करता है और कभी ये एक आध्यात्मिक गाइड के रूप में काम करता है। ओके, वर्तमान में वापस लौटते हुए हमें मालूम होता है कि राजू यह सब वेलन के समक्ष स्वीकार कर लेता है, जिसे वास्तव में दर्द महसूस होता है और धक्का लगता है जब वह यह सब सुनता है। वेलन को अब राजू की सच्चाई पता चल चुकी है। राजू ने सब कुछ अपने आप ही वेलन को बता दिया है। इस सब के बावजूद उसे गर्व महसूस होता है कि इस महान व्यक्ति ने उसे यह सब अच्छे से कहा। उसने अभी भी उसे स्वामी कहा। राजू का व्रत 5वें दिन में आ गया।
यह स्पष्ट था कि राजू किसी बाध्यता के वशीभूत यह व्रत कर रहा था। फिर भी उसने अपने व्रत को पवित्र माहौल दिया। उसे लगा कि एक नकली साधु होते हुए भी उसके अंदर कुछ वास्तविक पवित्रता देखी जा सकती है। इस व्रत ने अत्यधिक ध्यान आकर्षित किया। सरकार उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हो गई। बहुत सारे लोग उससे मिलने आए। जब व्रत 11वें दिन पहुंचा तो डॉक्टरों ने उसे ग्लूकोज तथा सैलिन पानी की सलाह दी, लेकिन राजू ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वह हमेशा की तरह नदी में गहरे गया। वहां पर उसने वेलन से टिप्पणी की कि वह पहाड़ियों में वर्षा को होते हुए महसूस कर सकता है। फिर वह नीचे गया। उपन्यास का अंत खुला हुआ है। हमें यह नहीं बताया गया कि यह मृत्यु थी अथवा केवल बेहोशी, लेकिन पाठक का मत यह है कि राजू अपना जीवन खो देता है तथा उसका बलिदान सूखे के दौर को समाप्त कर देता है। यह लंबे समय से वर्षा के इंतजार को समाप्त कर देता है। ओके, ये थी हमारी द गाइड आर.के. नारायण जी के द्वारा लिखे गए नोवेल की स्टोरी। ओके, थैंक यू।